मेरा अपना जो मन था वो था, मैंने इकोनॉमिक्स में किया था, तो ऐसा मन में था कि पत्रकारिता करेंगे अखबार में, और इकोनॉमिक्स वाला जो कॉलम होता है, व्यापार और वाला जगत, उसमें जा कर के काम करेंगे। फिल्म की बैकग्राउंड जो थी इतनी जरूर थी या इतना था कि फिल्म नैनीताल में शूटिंग होती रहती थी फिल्मों की, तो चलते फिरते देख लिया। मुझे लगता है कि मैं विनोद तिवारी जी के नाम से जब परिचित हुआ, उसके बाद सिनेमा से परिचित हुआ। जब हम लोग स्कूलों में छिप करके माधुरी अखबार में लपेट करके ले जाया करते थे, उस समय विनोद तिवारी तो पहले जाने, सिनेमा को बाद में जाने। वो कनेक्शन अब इंटरनेट पर या डिजिटल मीडियम वाली पत्रिका पर नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी चुनौती जो आज की पत्रकारिता है, उसको तो यही है कि अब वो हाथ में ही नहीं है। मेरा एक सवाल इन दिनों बहुत ही मेरे जहन में उथल पुथल करता रहा। जब विनोद तिवारी जी ने आपने फिल्म पत्रकारिता शुरू की हो, या विनोद अनुपम जी ने आपने फिल्म पत्रकारिता शुरू की, उस वक्त और जैसा कि हम आज देख रहे हैं, पत्रकारिता में राजनीतिक दृष्टिकोण विनोद तिवारी जी के एक समय कैसा था, विनोद अनुपम जी के एक समय कैसा था, जैसा कि आज के समय में दिखाई दे रहा है। जिस समय माधुरी निकली थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक सर्वोपरि था, और उस पर किसी भी तरह का ये दबाव नहीं था कि आप यही कवर पे छापें, या आप ये इसके बारे में छापें, आप इसको ऐसा करें, कुछ भी नहीं। तो उसकी जो एक विचारधारा थी वो थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल दबाव आ सके। और मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि आपकी राजनीतिक समझ यदि आपके लेखन को परेशान नहीं करती है, लेखन को खराब नहीं कर रही है, तो कोई भी संपादक आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आपकी एक ईमानदार समझ हो, लेकिन वो सिनेमा की समझ को बर्बाद ना करती। मुश्किल ये तब होता है जब आपकी समझ सिनेमा को परेशान करती, सिनेमा को टॉर्ट करती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम आ गए हैं माधुरी और फिल्म पत्रकारिता के तीसरे भाग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि पिक्चर प्लस पर माधुरी और फिल्म पत्रकारिता के अब तक 2 भाग आ चुके हैं और यह तीसरा भाग है। पहले भाग में हम माधुरी पत्रिका से अरविंद कुमार जी के जुड़ने से लेकर के उनके मुक्त होने तक की कहानी बयां कर चुके हैं, इस बारे में विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। और दूसरे भाग में जब अरविंद कुमार जी माधुरी से अलग होते हैं और फिर विनोद तिवारी इस पत्रिका के संपादक बनते हैं और उसके बाद फिर माधुरी का किस प्रकार से अवसान होता है, पत्रिका किस प्रकार से बंद होती है, तब तक की कहानी दूसरे भाग में है। और अब तीसरे भाग में हम कहानी लेकर के आए हैं जब माधुरी बंद हो गई, उसके बाद विनोद तिवारी और उनकी टीम के लोगों के सामने आखिर कैसी शून्यता थी और उसके बाद की जो फिल्म पत्रकारिता है आखिर किस मुकाम तक जाती है, क्या दिशा तय करती है। ख़ासतौर पे 90 के बाद की फिल्म पत्रकारिता कैसी होने लगी और आजकल की फिल्म पत्रकारिता किस प्रकार की हो रही है, फिल्म पत्रकारिता में राजनीतिक दृष्टिकोण कितना अहम है। ऐसे कई सारे सवाल हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं माधुरी पत्रिका के दूसरे संपादक विनोद तिवारी जी, जो कि पहले भाग और दूसरे भाग में भी थे और तीसरे भाग में भी हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। विनोद तिवारी जी के साथ साथ एक और दिग्गज हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, हालांकि वह कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, और उनका नाम है विनोद अनुपम, जो कि जाने माने फिल्म विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता हैं। आज एक बार फिर से विनोद तिवारी जी ने समय दिया है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। विनोद सर, पिछली बार जो हम लोग बातचीत कर रहे थे वो
वह तो मुकाम था कि माधुरी बंद हो गई और अंग्रेजी अनुवाद होने लगी और फिर आप लोग संस्थान से अलग हो गए। जी और उसी दौरान हमने ये चर्चा की थी कि हम ये बातचीत करेंगे कि आखिर उसके बाद आपने किस तरह से प्रिया की दुनिया में प्रवेश किया। तो जो माधुरी अगर बंद हो गई तो प्रिया फिर सामने आई। जी हाँ लेकिन प्रिया की बात हम करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ आपके बारे में मैं करूँ। और मेरा सवाल सबसे पहला आपसे सर ये हो जाता है जी कि युवावस्था में हर किसी के पास अपने एक सपने होते हैं, अपना एक करियर की महत्वाकांक्षा होती है कि हमें जिंदगी में क्या बनना है। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आपकी किशोरावस्था में, आपकी युवावस्था। जब आप मुंबई आए, मुंबई जैसा कि हम कहते हैं एक सपनों का शहर है, हर कोई वहाँ जी पर सपने लेकर आता है। जब जी आप मुंबई आए तो वह कौन सा साल था और आपके भीतर क्या सपने थे जब आप मुंबई आए? क्या आप अभिनेता बनने आए थे या पत्रकार लेखक बनने ही आए थे? ये गलतफहमी आपको कैसे हो गई कि मैं एक्टर बनने आया था? क्योंकि क्योंकि आप इतने दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, हैंडसम रहे होंगे निश्चित तौर पे। आज जब हम आपको इस रूप में देखते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं कि युवावस्था में आपकी खूबसूरती और कैसी रही होगी। जैसा कि पिछली बार प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने भी जो सवाल किया था, कुछ जी ऐसा हाँ, ही था। मैं नैनीताल में पढ़ता था। जी, नैनीताल से एमए कर रहा था। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि उस समय तक ये पत्रकारिता के प्रति रुझान तो था ही, कि वहाँ जी, से एक अखबार निकलता था पर्वतीय नाम का। उसमें मैं पार्ट टाइम काम भी करता था। तो उसी दौरान एक विज्ञापन आया टाइम्स ऑफ इंडिया का। मैं मतलब ऐसे ही नहीं आया मुंबई की, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं स्ट्रगल करने और ये करने, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरह का कोई मेरा स्ट्रगल है ही नहीं। जी, मेरे पास एक निश्चित जॉब था और उसे जॉइन करने आया था मैं। तो नैनीताल में मैंने एक वो विज्ञापन देखा अखबार में, जिसमें ये था कि जो लोग अभी-अभी एमए जिन्होंने किया है, पढ़ा है, कॉलेज से निकल रहे हैं, निकले हैं 1 आध साल पहले, ऐसे कुछ लोगों को हम लोग लेकर के अपने यहाँ ट्रेनिंग देना चाहते हैं और उनको अपने यहाँ एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, नौकरी भी देंगे साथ में। हुँ, लेकिन उसके लिए एक बड़ा कठिन किस्म का टेस्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले अपनी कोई एक रचना भेजिए, किसी विषय पर अपना एक लेख भेजिए हमें और बाकी डिटेल लिखिए, क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या उम्र है, कैसा परिवार है वगैरह। मैंने उसमें अप्लाई किया। तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया इंटरव्यू के लिए जी, और इंटरव्यू से भी पहले जो लेख मैंने भेजा था पहले, वही लेख उन्होंने दोबारा लिखने को कहा। वो इसलिए था कि अगर कोई इधर-उधर से किसी और से लिखवा के भेज दिया हो किसी ने अच्छा-सा लेख, तो मालूम पड़ जाएगा कि भई कुछ हेरा-फेरी की हुई है। फिर वो टेस्ट हुआ, कुछ और जनरल नॉलेज के वो थे, वो सब हुआ, एक लंबा टेस्ट था वो। और वो लंबा टेस्ट हो जाने के बाद बाकी बहुत सारे लोगों को उन्होंने हटा दिया, उनको वापस भेज दिया मेरे से और 1-2 जने और थे, उनसे कहा कि आप ठहरिए, आपसे दोबारा इंटरव्यू होगा। जी, उसके बाद दोबारा इंटरव्यू हुआ। उसमें भी उसी तरह से बहुत सारी बातें इधर की, उधर की, सब पूछी गई और उसके बाद उन्होंने कहा, "ठीक है, आप जाइए, बहुत संभव है कि हम आपको बुलाएँगे, लेकिन उसके लिए ये है कि एक टेस्ट आपको अभी बम्बई में और देना होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा।" इस तरह का उन्होंने, ये बैकग्राउंड थी जब जब मैं आया था। तो पत्रकारिता का जो रुझान था, वो उसको एक रास्ता मिल गया इसके ज़रिए। बम्बई आकर के फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ और अगले ही दिन उन्होंने कहा, "ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया है, अब कल से जॉइन कर लीजिए।" तो जी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना था या कुछ और संपादक बन कर के आना था या कुछ, वो नहीं, वो एक रास्ता बन गया ट्रेनिंग का पूरा, जी, जी, पत्रकारिता की ट्रेनिंग का। और हुँ, उसके बाद फिर 1 साल तक ट्रेनिंग पूरी हुई वहाँ।
बम्बई में और दिल्ली में, और वो और शहरों में भी ले गए, उधर दिखाया। 5 लोगों का सिलेक्शन हिंदी में हुआ था, 5 लोगों का इंग्लिश में हुआ था। तो इस तरह से 1 साल की पूरी ट्रेनिंग पूरी हुई, और जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसी समय पूरी होते ही माधुरी निकलने के बारे में फैसला कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। इसके बाद की कहानी तो सामने आ चुकी है। वो तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में। मतलब कहने का आशय यह है कि आपकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि पत्रकारिता आप कर रहे थे नैनीताल में, और जो जगह सामने आई उसके लिए आप मुंबई आए। हाँ, दूसरा कोई मामला ऐसा नहीं था, न कुछ भी नहीं, कोई भी। दिशा स्पष्ट थी। और तो नैनीताल में रहने के दौरान निश्चित तौर पर, या फिर मुंबई आने के समय, इन कलाकारों के बारे में एक जरूर कोई आपके भीतर एक तस्वीर रही होगी, विचार रहे होंगे कि उस वक्त आपको कौन कौन से फिल्म कलाकार बहुत पसंद आते हैं, कौन कौन सी फिल्में आपने देखी थी। और जब, क्योंकि आप नैनीताल में अलग किस्म की पत्रकारिता कर रहे थे और यहाँ आकर सीधे फिल्म पत्रकारिता से जुड़े, तो ये जो बदलाव हुआ, उसको लेकर उस संदर्भ में ये मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई असहजता तो नहीं थी, या कोई बिल्कुल ही सहज लगा कि आपको रुचि है इसमें? बहुत ज्यादा सहज इसलिए नहीं था कि फिल्मों में और फिल्म पत्रकारिता का तो उस समय बहुत ज्यादा नाम भी नहीं होता था। एक अलग वो एक विधा है, ऐसा कुछ था भी नहीं। और मेरा अपना जो मन था वो था, मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया था। अच्छा। और जिन दिनों इकोनॉमिक्स में एमए कर रहा था मैं, तो किताबें नहीं मिलती थी हिंदी में कोई भी, सब इंग्लिश में थी, और इंग्लिश में ही उसका वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा मन में था कि पत्रकारिता करेंगे अखबार में, और इकोनॉमिक्स वाला जो कॉलम होता है, व्यापार और वाला जगत, उसमें जा करके काम करेंगे और आगे चल करके किताबें लिखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में हिंदी में, ताकि जो दिक्कत हम लोगों को हो रही है या पढ़ने की, वो ना हो, और हिंदी के लिए काम करें कि हिंदी में भी अच्छी किताबें हों। ये सारा सोच ही ये था। तो इसीलिए जब बम्बई में आकर के और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब मुझसे कहा गया कि माधुरी में चले जाइए आप, तो मैंने बहुत उसका विरोध भी किया था। मैंने कहा था कि मैं फिल्म का मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, और मैं इकोनॉमिक्स में के फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली नवभारत टाइम्स भेज दिया जाए। लेकिन वो नहीं होना था, जो नियति में जिस तरह की बात होती है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने जो आपको ट्रेनिंग दी है उसके हिसाब से हम जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको रखेंगे। ये बात आप इंटरव्यू के दौरान स्वीकार कर चुके हैं, तो अब आपको आपकी पसंद की जगह भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं भेजा। फिल्म की बैकग्राउंड जो थी इतनी जरूर थी, या इतना था कि फिल्म नैनीताल में शूटिंग होती रहती थी फिल्मों की। बी.आर. चोपड़ा को तो नैनीताल बहुत पसंद था। पसंद क्या, उनके मन में ये था कि मेरे लिए लकी है, इसलिए अगर ज्यादा वो न भी निकला तो एक गाना तो कम से कम नैनीताल में कहीं पर पिक्चराइज कर लिया जाए, ये उनका ये तो था। तो होती रहती थी शूटिंग किसी न किसी फिल्म की। तो चलते फिरते देख लिया। कभी मैं कभी शूटिंग देखने नहीं गया नैनीताल में कभी भी, या कि कोई फलाना आया हुआ है उससे मिलने जाना है, या कभी ये वो इस तरह की बात मन में थी नहीं कभी भी। तो जब यहाँ बात शुरू हुई तो समझिए वो खाली स्लेट थी, उस पर इबारत लिखनी शुरू की गई। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है, वो अरविंद जी का वही था कि ऐसे ही लोग चाहिए मुझे, जिनके पास पहला कोई फिल्म के लिए, जिनके मन में कोई किसी तरह की कोई दुर्भावना ना हो या सद्भावना कुछ भी ना हो, नए लोग हों। तो इसलिए वो बात वहां से शुरू हो गई फिर। जी, ये अपने आप में वाकई बहुत ही अनूठी बात हो जाती है। और इस बीच हमारे साथ विनोद अनुपम भी जुड़ गए हैं।
मैं उनका आपका स्वागत करता हूँ। विनोद अनुपम जी पटना से जुड़ गए हैं नमस्कार जी, और नमस्कार। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि विनोद अनुपम जी सिनेमा पर नियमित तौर पर स्तंभ लिखते हैं पत्रिकाओं में और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दो विनोद एक साथ हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद अनुपम जी और विनोद तिवारी जी। तो विनोद सर से हम बातचीत आगे पूछेंगे, विनोद अनुपम जी से सवाल। और विनोद अनुपम जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर विनोद तिवारी से कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। जरूर। लेकिन जो अभी ने शुरुआत की है बातचीत की, वो अब हम आते हैं सीधे सीधे, क्योंकि माधुरी के बारे में और उसकी फिल्म पत्रकारिता के बारे में दो भाग में हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन तीसरे भाग में हम लोग 90 के बाद की फिल्म पत्रकारिता पर विशेष तौर पर चर्चा करना चाहेंगे। तो माधुरी काल से काल के बीच का जो अंतराल है या क्रिया की शुरुआत होती है, वह किस प्रकार से होती है, ये इसके बारे में आप बताएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी। जिस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिकाएं बंद हो रही थी एक एक करके, धर्मयुग थी या साइंस टुडे थी या इवनिंग न्यूज था या इलस्ट्रेटेड वीकली थी या वामा थी, सब बंद की जा रही थी। उसी समय से ये सब लोग समझ गए थे, संपादक भी और बाकी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते थे, कि अनिश्चित भविष्य है, किसको कहाँ डाल दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, पता नहीं। उसमें यह था कि जो स्टाफ के लोग थे वो जर्नलिस्ट एक्ट से बंधे हुए थे, उनको एकदम से निकाला नहीं जा सकता था। तो उनको तो इधर उधर किया, किसी को नवभारत टाइम्स में एडजस्ट किया, किसी को कुछ और, कहीं करस्पॉन्डेंट बना दिया, कहीं ये कर दिया, इस तरह से एडजस्ट किया। संपादक लोग बहुत पहले से ये तय हो गया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे। जैसे मैं जब तक संपादक नहीं हुआ था तब तक जर्नलिस्ट था, मतलब श्रमजीवी पत्रकार था, और संपादक जब हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट में हो गए 3-3 साल के। हर 3 साल के बाद अगर मैनेजमेंट का मन नहीं हुआ तो निकाल देंगे, सीधी उन्होंने ये रास्ता तय कर रखा था। तो इधर जब ये काम पूरा हो गया, माधुरी क्या उसको बदल करके फिल्म फेयर कर दिया गया, उस समय इधर उधर ये था कि भाई संकट में हैं लोग। उस समय कुछ ऐसी बात हुई, अचानक कुछ ऐसी बात हो गई। गुलशन कुमार का उदय उसी काल में हो रहा था, टी सीरीज के। वो उन दिनों बढ़ रहे थे, धीरे धीरे फिल्मों के राइट्स लेते थे और बड़ी उनके ऑफिस में चहल पहल रहती थी, सारे लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे, बहुत सक्सेसफुल आदमी थे वो। उसके बाद उन्होंने जो वो कैसेट बनाते थे और कैसेट के बाद उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाना शुरू किया, मतलब जिस फील्ड में भी हाथ डाल दें उधर ही चांदी हो जाती थी, इस तरह का उनका वो चल रहा था। तो उसी दौर में किसी ने उनको ये बताया कि आप फिल्म पत्रिका क्यों नहीं निकाल रहे थे, आप इतना ही कुछ कर रहे हैं तो एक फिल्म पत्रिका भी निकालिए। और वो बात उनको समझ में आ गई। वो व्यापारी थे, बहुत चतुर थे, बहुत सयाने आदमी थे, बातों को समझते थे। तो ये बात उनको समझ में आ गई। लोगों ने ये कहा कि बहुत कुछ तो आपका अपना ही है, बहुत सारी फिल्में आप ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले रहे हैं, म्यूजिक के लिए ले रहे हैं, तो वो उन सबका मटेरियल तो आपके पास आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और नाम आपका हाई है टी सीरीज, तो टी सीरीज की पत्रिका होगी तो हो जाएगा। तो इसलिए फिल्मोनिया नाम से एक फिल्म मैगजीन निकल गई थी, उन्होंने निकाली थी, उसका नाम फिल्मोनिया था। और बड़ी अच्छी, सारी पूरी की पूरी रंगीन थी, हर पेज कलरफुल था उसका, और वो मैगजीन उन्होंने निकाली। लेकिन ऐसा होता है ना कि हर एक चीज के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है। कैसेट निकालना एक अलग काम है, पत्रिका निकालना अलग चीज है। पत्रिका के लिए जैसा हम हमेशा बात करते आए हैं, एक संपादक होना चाहिए, उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए, जो अरविंद कुमार ने शुरू की थी। कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह जुड़ी होनी चाहिए लोगों के साथ, बहुत सारी बातें थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ जिस किसी ने भी उन्हें ये
सुझाव दिया था उसका सुझाव उन्होंने मान के निकाल दी मैगजीन। थोड़े दिन के बाद उसके 2-3-4 इश्यू निकले थे, उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो बहुत जबरदस्त घाटे की चीज है, क्योंकि 48 पेज की मैगजीन, 48 के 48 पेज कलर के, और बेचने का कोई इंतजाम नहीं। उनको ये लगता था कि मैगजीन निकाली और वो बिकने लगेगी टी सीरीज के नाम पर, ऐसा उनको आइडिया दिया गया था। तो वो एक तरह से उनको कैसेट की तरह लगता होगा, जैसे कैसेट बिक जा रहा है उसी तरह पत्रिका भी बिक जाएगी। बस उनके दिमाग में शायद ये बात रही होगी। ये बात मुझे याद आ रहा है उस वक्त उन्होंने यादें सीरीज खूब बेची थी, और कई नए कलाकार जो मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, इन सब की आवाज डुप्लीकेट करने वाले काफी नए कलाकार आए थे। विपिन सचदेवा, वंदना बाजी, ऐसे बहुत सारे कलाकार आए थे। सब वो टी सीरीज खड़ी उस बल पर हुई थी। वर्जन कहते थे उसको, वर्जन कैसेट। वो बिक जाते, सस्ते होते थे इसलिए। तो उसी में उन्होंने लगा कि ये मैगजीन भी इसी तरह से चलेगी और हो जाएगा काम, ऐसा करके वो उन्होंने वो कर दिया। बाद में जब उसमें फंस गए तब उनको ये लगा कि नहीं, ये तो कुछ और करना पड़ेगा इसका। तो उन दिनों अनुराधा पौडवाल जो सिंगर हैं, वो उनका बहुत प्रभाव था टी सीरीज पर, और गुलशन जी पर भी बहुत मानते थे उनको। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी पहले से। तो उन्होंने किसी के जरिए, शेखर सेन थे एक, और एक सिंगर थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे, बाद में संगीत नाटक अकादमी में भी चले गए थे बाद में। उनके थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि अरविंद जी, ये क्या नाम, आपसे मिलना चाहते हैं गुलशन कुमार। तो मैं उनसे मिलने गया। यहाँ तो एक गड़बड़ चली रही थी ना, टाइम्स में तो चल ही रही थी ये सब। तो एक रास्ता लगा कि शायद ये हो जाएगा, एक कोई रास्ता ये अच्छा बन जाएगा। वहाँ गया, मैं मिला उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप ये हमारी मैगजीन का एडिट करेंगे क्या, आप करेंगे? तो मैंने उनसे कहा नहीं चाहिए मुझे। वो कहेंगे क्यों? तो मैंने कहा ये जो नाम है फिल्मोनिया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे लिए फिल्म एक कला है, और वो उसे किसी बीमारी से जोड़ करके देख करके, या वो महामारी के तौर पर देख करके, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा इसे। तो वो कुछ देर सोचते रहे, कहेंगे अच्छा बैठो चाय पियो, इधर उधर गए, ये हुआ। 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर नाम बदल देंगे तो आएंगे। मैंने कहा उसके बाद भी मुश्किल होगा। तो कहने अब क्या हुआ? तो जो बात अरविंद कुमार जी के टाइम पर मैंने सीखी थी, उनसे सीखी थी कि अपना जैसा काम अगर कराना है तो अपने ही लोग कर सकते हैं। वही लोग जो हमारी बात को समझते हैं। नए लोगों को समझाना, और खासकर से उन लोगों को समझाना जो फिल्मोनिया निकाल रहे हैं, उनसे नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ये स्टाफ नहीं चलेगा मुझे, जो फिल्मोनिया निकाल रहा है, ये माधुरी नहीं जैसी कोई चीज नहीं निकाल सकते। तो फिर चक्कर पड़ गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप कल आइए, फिर बात करते हैं। अगले दिन गया मैं, तो उन्होंने मुझे रिटर्न टिकट दिया दिल्ली का। वो कहेंगे कि मैं आज जा रहा हूँ, आप कल आ जाइए दिल्ली, एयरपोर्ट में गाड़ी रहेगी, आइए, पहले ये देखिए कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, उसके बाद तय करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी एक एक फैक्ट्री दिखाई, जहाँ से कैसेट बनते थे, जहाँ वो बनता था, जहाँ वो बन रहा था, जहाँ उनका गेस्ट हाउस था, जहाँ उनकी आने वाली चीज़ें थी, इतना था, प्रेस था, खास तौर से उनका अपना प्रेस था, जिसमें एक कैसेट के जो कवर होते हैं, जो उसके अंदर डाला जाता है, वो छपते थे उसमें। वो दिखाया उन्होंने कहा इसमें हम अपनी मैगजीन छाप लेते हैं, हमें कोई बाहर का कुछ नहीं चाहिए। अब आप बताइए क्या करेंगे? तो मैंने कहा देखिए, मैंने आपसे कहा स्टाफ बदल देंगे तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, कर लीजिए। अब पैसे के बारे में बात बताइए, जो आप कहेंगे वो दे दूंगा मैं आपको, जो मांगेंगे मेरी तरफ से वो है, वो कहने की भी जरूरत नहीं है।
आप किसी कागज में लिख के भेज दीजिएगा मुझे या सामने कर दीजिए। इस तरह से उन्होंने, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मेरी हर शर्त मान ली और उन्होंने कहा कि बम्बई में जो मेरा ऑफिस है, उन दिनों 10th रोड में उनका ऑफिस होता था बड़ा, वहीं वो बैठते थे, अनुराधा जी वहीं थी और जने वहीं आते थे, मिलते थे, मीटिंग वहीं होती थी। उसी के पीछे एक और फ्लैट खाली पड़ा हुआ है हमारा, आप वहां से ऑफिस शुरू कीजिए और हमारा एक बहुत बड़ा और ऑफिस बन रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें हम सब शिफ्ट करेंगे और उसी में आपका डिपार्टमेंट में के लिए आपको कितनी जगह चाहिए ये बताइए मुझे, वहाँ देख लीजिए, वहाँ आपका डिपार्टमेंट हम लोगों के साथ ही शिफ्ट हो जाएगा, तब तक आप यहाँ से निकालिए। इस तरह से वो उसकी बात शुरू हुई, वहाँ से मुझे निकालने की, पत्रिका निकालने की। मुझे उस समय तक ये लगता था कि जैसे माधुरी निकलती थी, जिन दिनों मैंने एडिट किया था, उसमें बहुत सारे नए नए प्रयोग करने की छूट थी। जैसे एक अंक हम लोगों ने निकाला था आतंकवाद पर, उन दिनों पंजाब का आतंकवाद जो है वो चरम पर था। तो ये कि उसका विषय ये था कि जो पंजाबी कलाकार हैं जिनके गांव में वहाँ ये सब आतंकवाद से मुसीबत आ रही है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो सब ने बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, सब ने बताया बहुत गलत चीज है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना ढूंढा। बड़ा अच्छा वो अंक चला, बहुत सफल हुआ। मेरा कहने का मतलब ये, वो काम करने की मुझे छूट थी कैसी भी तरह का। नतीजा क्या हुआ, 10 दिन के अंदर खून से लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे पास आ गई, हम आपका कत्ल कर देंगे, आपने ये क्या क्या निकाला है, क्या है, आप कैसे कर लिया आपने। और उसके साथ ही ऐसी ही चिट्ठियां बहुत सारे कलाकारों के पास भी पहुंच गई। हुआ क्या, एक हड़कंप जैसा मच गया, भागे भागे लोग ऑफिस चले आए। प्रेम चोपड़ा की याद है मुझे, सबसे पहले वही आए थे, विनोद जी ये क्या है, क्या करें, सब औरों के फोन पे फोन, ये क्या करें। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो जनरल मैनेजर थे राम तनेजा, फिर उनको बताया मैंने जब, तो उन्होंने कहा देखिए पत्रकारिता में ऐसी बातें होती रहती हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, होता है, आप कुछ मत कीजिए, इसका कोई रिस्पॉन्स भी मत दीजिए, कोई इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, डरिए भी मत, छोड़ दीजिए, देखेंगे। अगर कुछ फिर बात बढ़ी, कहीं कुछ और कुछ तरह की बात हुई, तो हमारे पास पूरा हिसाब किताब है, हमारा लॉ डिपार्टमेंट एक पूरा होता है, हमारे पीछे फौज है, अखबारों में इस तरह की बातें आती रहती हैं, हमें बार बार फेस करना पड़ता है कोर्ट को, देखेंगे, उस समय देखेंगे। इस तरह करके वो फिर बात तो खत्म हो गई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा इतना रिस्पॉन्स, इतनी बातें माधुरी के दम पर हो जाती थी। इसी तरह एक और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक बार कहीं फिल्म की शूटिंग में मुझे रतन खत्री मिल गए, मटका किंग जो हुआ करते थे। जी, अभी सीरीज आई है, आजकल उसकी सीरीज चल रही है, उसमें मैंने देखा भी है उसको, प्राइम पर आ रही है वो। तो कुछ फिल्म में उन्होंने पैसा वैसा लगाया हुआ था, वो साफ कहते नहीं थे लेकिन लगा रखा था, वहां आते थे, वहां मिले, उनसे मैंने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो कहेंगे नहीं मैं तो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता। फिर काफी देर बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, राजी नहीं हुए। लेकिन मैं बात करता रहा उनसे और बातें निकालता रहा धीरे धीरे, और उनको ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये एक तरह का इंटरव्यू ही हो रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी बात के बीच में, और बार बार कहते रहे इंटरव्यू तो नहीं दूंगा, इंटरव्यू तो नहीं दूंगा कभी भी। तो ऐसा करके वो एक पूरा इंटरव्यू बन गया और वो छपा माधुरी में, और उसमें उन्होंने ये कहा था, मैंने उनसे बात पूछी थी कि बहुत लोगों की लाइफ इससे खराब हो रही है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा अगर इंदिरा गांधी मेरे से खुद कहें, वो खुद फोन करें मुझे या मुझे बुलाएं और मेरे सामने कहें कि आप इसे छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो प्रति वो हम लोगों ने वहां भी भेजी थी, इंदिरा गांधी को भी भेजी थी। फिर जो भी हुआ होगा उसका, पर उस पर कुछ वही नहीं हुआ। ऐसा ही एक इश्यू हम लोगों ने निकाला था पुलिस के बारे में। फिल्मों में पुलिस सबसे ज्यादा बदनाम है, जब सारा काम हो जाता है, सब ये हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है।
या बेवकूफ है, चोर एक तरफ भाग रहा है वो दूसरी तरफ भाग रही है, वैसा इमेज था। तो रिश्वत भी लेती है पुलिस। हमेशा वही रही ना। तो इंस्पेक्टर जनरल जो थे उस टाइम के, मैं उनके पास गया था, उनसे मैंने ये कहा कि देखिए, जिस पुलिस के भरोसे हम समाज में रहते हैं और ये समझते हैं कि कुछ भी होगा तो पुलिस तो है ना, उससे बात हो जाएगी, वो हमें संभालेगी, उसी पुलिस का जब इतना गलत चित्रण होता है फिल्मों में, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आपने कभी इसके बारे में कुछ कोशिश करी कुछ कहने की? तो कहने लगे कि हमारा काम नहीं है, क्या कहाँ इसमें उलझेंगे और ये करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब वो अंग निकल गया और उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हुआ, तो वो खुद आए टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझसे मिलने। आके उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बार किसी ने पुलिस को सही तरह से समझने और समझाने की कोशिश की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ मुझे इतनी छूट थी, इतनी तरह के अंक हमने निकाले, इतनी तरह के अलग-अलग चीज़ें हुई, समाज से उसको जोड़ा, ये सब किया, सब चीज़ की पूरी आज़ादी थी। वही आज़ादी मुझे गुलशन कुमार से बात करते हुए लगी कि ये जो कह रहे हैं, जैसे मुझे उनको नाम बदलना है या स्टाफ बदलना है, यही सब आगे भी चलेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसकी वजह ये हुई कि गुलशन कुमार अच्छे आदमी थे और नया नया कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ जो एक मंडली बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे उनकी सक्सेस की वजह से, वो उनको उनके एक फैसले पर टिकने नहीं देती थी, दबाव बनाती थी कुछ अपने हिसाब से, अपने उनकी वजह से। तो खैर मैगजीन निकलने लगी, जो भी चीजें हुई बदल दी और हम उस फ्लैट से काम करने लगे और चीजें शुरू हुई। प्रिया के कितने अंक निकले थे करीब? प्रिया करीब करीब 3 साल निकली। 3 साल निकली और उसमें ऐसा हुआ, मैं उसमें फिर पूछ रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपको लगा कि वो संतुष्टि मिल पा रही है जो माधुरी में संतुष्टि मिलती थी? मैं आपको वही बात बता रहा था, मैं आपको वही बात बता रहा था कि धीरे धीरे ऐसा हुआ। वो ये गुलशन जी ने मुझसे खुद कहा था कि अभी मैं बहुत बार ट्रेन से सफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ट्रेन से आना, और हरे बड़े स्टेशन पर उतर करके स्टॉल वाले के पास जाता हूँ, वहाँ जो मैगजीन बेचती है, और उनसे पूछता हूँ प्रिया है क्या, और वो कहते हैं साहब बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत अच्छी है मैगजीन और ये सब है, बड़ी तारीफ करते हैं। और जब मैं बताता हूँ कि हाँ मेरी है, तो फिर वो बहुत खुश होते हैं। और इस तरह की बातें उन्होंने मुझसे कही थी। और ये भी बात सही है कि प्रिया बढ़ ही रही थी धीरे 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 करके, बहुत तेजी से इसलिए नहीं बढ़ती थी कि कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था ना, सर्कुलेशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, एडवर्टीजमेंट लाने का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि ये उनको बताया ही नहीं गया था कभी कि ये ऐसा भी होता है। तो बाद में फिर जब मैंने उनसे कहा तो उनको ये लगा कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है खर्चा, ये तो ऐसे कैसे होगा। और उसके बाद ये भी हुआ कि आप जानते हैं, आपने मैगजीन निकाली हुई है, उसकी मुसीबतें आपने झेली हुई हैं। कोई विज्ञापन तुरंत से नहीं आ जाता है, कोई सर्कुलेशन अपने आप दिन दूना नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे पाठकों में उसकी एक जड़ बनती है, उसके बाद बात बढ़ती है। तो सब कुछ ठीक हो रहा था, वो डिपार्टमेंट मैंने शुरू करवा दिए थे, वो सब चीजें हो गई थी, वो सब चीजें चल रही थी, मैगजीन ठीक चल रही थी। लेकिन गुलशन जी को लोगों ने ये समझाना शुरू किया कि ये आपकी मैगजीन है, हमारी मैगजीन है, तो इसमें हमारे सिवा किसी और को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है? इसका कवर वो होना चाहिए जो आप चाहें, और इसके अंदर उन लोगों के बारे में छपना चाहिए जो हमारे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे से जुड़े हुए नहीं हैं, वो कितने ही बड़े हों, उनसे हमें क्या लेना देना है। तो ये, जैसा मैंने कहा, गुलशन जी प्रेशर में आ जाते थे, अपनी सोच उनकी सही थी, तो फिर उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, ये हमारी मैगजीन है, तो इसमें और तरह की चीजें क्यों हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, 2 चीजें होती हैं, या तो मैगजीन है, वो इंडिपेंडेंट मैगजीन है,
या हाउस मैगजीन है आपकी। अगर हाउस मैगजीन है जिसमें सिर्फ टी सीरीज के बारे में कुछ छपना है, तो ये तो हमारी बात नहीं हुई थी, ये तो मैं नहीं करना चाहूंगा, वो आप किसी से भी करवा सकते हैं। और अगर मैगजीन को जमाना है, उसकी प्रतिष्ठा बनानी है, उसके प्रति लोगों में एक भाव रखना है, जुड़ाव का भाव रखना है, निष्प्रह होकर के हमको काम करना पड़ेगा, तो वो बात तो भी उनको समझ में आ गया। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है आप अपने हिसाब से काम कीजिए। तो फिर वो बात उस तरह से चलने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि कुछ जो बहुत खास तौर से म्यूजिक के फील्ड में जो गायिकाएं हैं बड़ी थी, उनको लेकर इस तरह की बातें हम का दबाव आने लगा कि ये कहा जाए कि ये सचमुच बहुत बड़ी नहीं है, इनका प्रचार ज्यादा है, ये बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है कर रही हैं, इनको बहुत ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको थोड़ा नीचे ही दबा के ही बात की जाए तो अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। वो हमारे दम पर तो बड़ी नहीं थी ना। जी लता जी जी मंगेशकर अगर बड़ी थी, आशा जी बड़ी थी, तो वो अपने दम पर थी। तो ये कहना मैगजीन के लिए तो की प्रतिष्ठा को बिल्कुल ही धूमिल कर देने जैसा था ना। जी तो यहाँ से वो बात धीरे धीरे बढ़ने लगी उसके बाद। और ये भी कहा जाता था वहाँ टी सीरीज में कि गुलशन जी को जादू टोने का जैसा कुछ उन पर प्रभाव डाला जाता है, उनको कामाख्या मंदिर ले जाया जाता है और उनको ये भी होता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इस तरह की बातें होती रहती थी। जी जी उसके बाद जहां से ये बात टूटी, प्रिया के को बंद करने वाली बात जहां तक आ गई, ये चीजें रोज होती थी, ये बार बार ये होता था, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। जैसे एक कॉलम था कैसेट रिव्यूज का, तो उसमें कहीं दूसरी जगह से भी हमारे पास कैसेट आते थे, उनका रिव्यू हमने छापा। जब वो छप रहा था तो जो छपाई का काम देखते थे उन्होंने रोक ली वो छपाई, वो गुलशन जी के पास ले गए उसको, देखिए कि दूसरों के कैसेट की तारीफ छप रही है इसमें। जी जी मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं इस बात को जो आप बता रहे हैं कि आमतौर पर ऐसा ही होता है। मैं समझ सकता हूँ कि जो मीडिया घराने की जो पत्रकारिता होती है, जो जी मूल रूप से घराना है, जिसका पेशा हाँ केवल पत्र पत्रिकाएं चलाना है, जी उनकी पत्रकारिता अलग होती है। जो मूल रूप से मीडिया घराना नहीं है, वहां जो पत्रकारिता शुरू होती है, उसका मिजाज कुछ अलग होता है। बहुत ही ये अलग एक है, बहुत ही थोड़ा अलग होता है। विनोद अनुपम जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो वो तकनीकी व्यवधान बहुत आ रहा है उनके यहाँ, नेटवर्क का इशू है या मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, जहां वो तक मेरा अपना टेम्परेचर के कारण कुछ वो फोन बंद हो जा रहा है। हाँ, खैर, गर्मी भी ज्यादा है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा, मैं यहाँ तो 45 मैं के करीब है। जी जी बिल्कुल। मैं विनोद अनुपम जी से सवाल करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जो जब आपने पत्रकारिता शुरू की होगी, फिल्मों पर जब आपने लेखन शुरू किया होगा, फिल्मों से जब आपका वास्ता शुरू हुआ, तो वो 90 के दशक के आपकी के करीब रहा होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं अपने शब्दों में। उस वक्त जो आप फिल्म पत्रकारिता देख रहे थे और अभी जो फिल्म पत्रकारिता आप देख रहे हैं, बुनियादी तौर पर आपको उसमें क्या अंतर लगता है? उस वक्त कैसी फिल्म पत्रकारिता होती है? मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूं, मैंने उसके बाद बहुत सारी चीजें रेफरेंस में देखा है, लाइब्रेरी में बैठ कर देखा, पढ़ा है। तो मेरा अध्ययन के तौर पर मेरा ज्ञान है, आपने सामने आमने से देखा है, उसको महसूस किया है। आप जरा बताएं उस समय की फिल्म पत्रकारिता और अब की फिल्म पत्रकारिता, आज की जो चुनौतियां हैं और आज की जो बड़ी बातें हैं, उसके बारे में मैं अलग से सवाल करूंगा आपसे। जी जी, देखिए 90 के दौर की जो फिल्म पत्रकारिता की हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैं विनोद तिवारी जी के नाम से जब परिचित हुआ, उसके बाद सिनेमा से परिचित हुआ। जब हम लोग स्कूलों में छिप करके माधुरी अखबार में लपेट करके ले जाया करते थे,
उस समय विनोद तिवारी को पहले जाने, सिनेमा को बाद में जाने। तो ये मेरे लिए पत्रकारिता का जो फिल्मी पत्रकारिता थी उसका मतलब माधुरी था उस समय। और लेकिन जब फिल्मों के बारे में और ज्यादा जानने की दिलचस्पी होने लगी तो फिर उस समय इतनी सारी, हम लोग, क्योंकि मेरा घर जो था, हम मूलतः मुंगेर जिले जमालपुर के रहने वाले हैं, तो हमारे घर से स्टेशन की दूरी थी लगभग 5 मिनट पैदल। तो हम लोगों का शाम स्टेशन पर ही गुजरता था, बुक स्टॉल पर। तो तमाम फिल्मी पत्रिकाएं हम लोग पलट लिया करते थे, नहीं होता था तो कुछ घर ले जाकर के भी। तो उस समय इतनी मोटी मोटी पत्रिकाएं निकला कर, सिर्फ माधुरी की बात अपनी जगह पर है, माधुरी का जो माइलस्टोन है उसको कोई छू नहीं सकता। लेकिन आप सुषमा की बात करें, फिल्मी दुनिया की बात करें, फिल्मी कलियां की बात करें, ठीक है उसमें गॉसिप भी रहते थे, उसमें शूटिंग रिपोर्ट भी रहती थी, लेकिन उसमें कहानियां भी रहती थी। और उसमें फिल्म सबसे मजेदार रहता था, वो फिल्म स्क्रिप्ट रहता था उसमें, आप पूरा का पूरा संवाद के साथ फिल्म के बारे में जान, तो एक जो फिल्मों के साथ कनेक्शन था वो जोड़ता था। और क्योंकि प्रिंट का मामला था, आप चीजों को रख करके, हम लोगों को याद है कि रात जब सब लोग सो जाते थे उसके बाद हम लोग वो बिछावन के नीचे से निकाल करके पलटना शुरू करते थे। तो एक तो वो कनेक्शन अब इंटरनेट पर या डिजिटल मीडियम वाली पत्रिका पर नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी चुनौती जो आज की पत्रकारिता है उसको तो यही है कि अब वो हाथ में ही नहीं है। हम जब फिल्मी दुनिया ले आए, हम जब सुषमा ले आए घर में, तो वो उसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं कि 3 सेकंड देखे हमने, संजीव श्रीवास्तव का वीडियो देखा, 3 सेकंड देखा, उसके बाद आगे बढ़ गए। हम जब सुषमा ले आए तो हमको पढ़ना है, पलटना है, उसको उसके बारे में जानना है। तो बहुत सारी चीजें उस समय की पत्रकारिता के सामने अपनी चुनौतियां होंगी, जैसा विनोद तिवारी सर बोल रहे थे। लेकिन पाठकों के लिए मुझे लगता है कि वो एक पाठक और पत्रकारों के बीच का एक सहूलियत वाला रिश्ता था। पत्रकार जो दे रहे थे, आप शूटिंग रिपोर्ट दे रहे हो तो हम वही पढ़ लेंगे, आप इंटरव्यू के रूप में गॉसिप दे रहे हो तो हम वही पढ़ लेंगे, आप जो दोगे हम सब पढ़ लेंगे। अब वो नहीं है, अब पाठक उसके लिए तैयार नहीं है कि आप जो दोगे वही पढ़ लेंगे। अब पाठक की अपनी पसंद है, पाठक अपनी पसंद, या कहें एक तरह से कि वो सिनेमा इस तरीके से बदला भी है। अब सिनेमा के बारे में मैं बार बार इस बात को, जब भी पत्रकारिता की बात हो, पता नहीं मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, जब भी पत्रकारिता की बात होती है, फिल्म पत्रकारिता की बात होती है, तो मैं ये बार बार ये बात दोहराता हूं कि इसको हतोत्साहित करने में सबसे बड़ी भूमिका फिल्म वालों की रही है। किसी ने, आप राजनीति देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, आप खेल देख लीजिए, सारे लोगों ने अपनी पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया है। आप क्रिकेट देख लीजिए तो पत्रकारिता के बल पर ही वो टिकी है। उसमें आप फ्रंट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक क्रिकेट दिखता है, क्रिकेट के लोग दिखते हैं। लेकिन सिनेमा वालों ने, सिनेमा के जो भी लोग थे, उनका था कि हमारा तो सीधा कनेक्ट है लोगों से, दर्शकों से, ये बीच में कौन आ जाता है हमारी बात कहने वाला। तो ये संकट, सबसे बड़ा संकट मुझे लगता है कि फिल्म पत्रकारिता के साथ है सर। आज के दौर का बहुत बड़ा संकट निश्चित तौर पे है। और जैसा कि मुझे लग रहा है, मैंने बातचीत कई बार अरविंद कुमार जी से भी की और विनोद तिवारी जी से भी की, कि माधुरी अपने समय में एक कड़ी के तौर पर थी, पाठकों के बीच, लेखकों के बीच और फिल्मकारों के बीच भी। फिल्मकारों से भी सीधा रिश्ता था माधुरी का, जैसा कि मुझे जानकारी आपके माध्यम से मिली है, विनोद तिवारी जी के माध्यम से, अरविंद कुमार जी के माध्यम से। आज उसकी कमी निश्चित तौर पर बहुत ही महसूस हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल यथार्थ है, आज का बहुत बड़ा यथार्थ है। क्योंकि आज सोशल मीडिया है, वहां से किसी भी फिल्म कलाकार की बहुत सारी बातें इतनी प्रकाशित हो जाती है, सामने हो जाती है, वायरल हो जाती है, कि उनको जरूरत ही नहीं महसूस होती कि हमें कोई पत्रिका चाहिए, या हमें कोई संपादक चाहिए, या हमें कोई संवाददाता चाहिए। वो अपनी बातें डोमिनेट करते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। अब डिपेंड करता है कि हमारे जैसे लोग या हमारे बाद के जो लोग हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो
कैसे उनकी बातों में से उनका विश्लेषण कुछ अलग तरीके से पाठकों तक पहुंचा सके, इसकी भी एक बड़ी कमी है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं कि पिछले दूसरे भाग में जब मैं बातचीत कर रहा था तो उसमें मनमोहन चड्ढा जी भी जुड़े हुए थे, वो भी बहुत बड़े फिल्म इतिहासकार हैं, लेखक हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया था जो कि बातचीत के आखिरी में वह प्रश्न आया था, और वह था कि दिल्ली की फिल्म पत्रकारिता और मुंबई की फिल्म पत्रकारिता। मुंबई की फिल्म पत्रकारिता जब हम कहते हैं तो वो माधुरी तक केंद्रित रहती है, हिंदी की बात हम करें तो, जो कि हम लोग, हमारा माध्यम हिंदी का है, हिंदी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, माधुरी केंद्रित है। माधुरी के बाद या माधुरी के समय में भी दिल्ली से बहुत सारी फिल्म पत्रिकाएं निकल कर, और जैसा कि आपने भी, विनोद तिवारी जी ने बताया था कि ये अपने आप में बहुत ही चकित करने वाली बात है कि फिल्म जगत तो मुंबई में है, लेकिन फिल्म पत्रिकाएं जो हैं दिल्ली से बहुत ज्यादा निकल रही है। और बहुत सारे फिल्म पत्रकार ऐसे हैं, फिल्मों पर लिखने वाले ऐसे हैं, जो कि दिल्ली में भी उस वक्त काफी अच्छा लिख रहे थे। अगर नाम में गिनाऊं तो ब्रजेश्वर मदान है, बच्चन श्रीवास्तव है, संपत लाल पुरोहित हैं, ऐसे कई सारे नाम थे उस वक्त जो कि फिल्मों पर काफी लिखते थे। और दिल्ली से अगर हम बाहर चले जाएं तो भी मुझे याद आ रहे हैं नाम, जुगनू शारदे जी, स्वयं विनोद अनुपम जी दिल्ली और मुंबई से बाहर रहते हैं और नियमित तौर पर सिनेमा पर लिखते हैं। मध्य प्रदेश में चले जाए तो सुनील मिश्र से लेकर के श्री राम ताम्रकर और जयप्रकाश चौक से, ऐसे कई सारे नाम। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की स्थिति अगर हम देखें तो नई पौध जो सामने है, नए फिल्म पत्रकार जो सामने है, वह कितनी आशाजनक। देखिए, कोई बड़ी आशा कोई इसलिए नहीं है, इस तरह की कोई चीज इसलिए नहीं रह गई है कि वो जो लिखना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो प्रकाशित कहाँ होगा। हमारे टाइम में एक बात ये थी, ये निश्चित था कि फिल्म के बारे में कोई भी चीज जो है, फिल्म के बारे में जो चीज है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगी, नवभारत टाइम्स में नहीं छपेगी। वो ये था कि उसके लिए फिल्म मैगजीन है वो उसमें जाएगी। और फिल्म को उन लोगों ने उस समय तक इतना महत्व नहीं दिया था कि उनके जैसे अखबार, बड़े अखबार फिल्म के बारे में कुछ छापें। ये फिल्म को देखने का नजरिया था। बाद में धीरे धीरे चीजें बदल गई, फिर वो अखबारों में भी सब कुछ छपने लग गया, और मैगजीनें, जैसा हमने देखा है कि बाद एक बात चीज बंद हो गई। तो जब मैगजीन नहीं रह गई, अच्छी मैगजीन, जिस समय जो आप जिन लोगों के नाम बता रहे हैं सब बहुत बड़े बड़े लेखक थे, बड़ी बड़ी अच्छी मैगजीनों में लिखते थे। अब मैगजीनें कहाँ हैं? और जो हैं, जो अखबार हैं, उन सब में पूरा पेज है एक फिल्म के लिए हर रोज, और यही चीज उनको मार रही है। उन्हें वो पेज किसी भी तरह से भरना है, और फिल्म में कोई चीज, कोई न्यूज तो जनरेट होती नहीं, तो उसे भरने के लिए कोई भी चीज, फलाने की गॉसिप, उसका पर्सनल व्यवहार, वो वहां गया, वो हरिद्वार चला गया, वो इलाहाबाद चला गया, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है, वो टेलीफोन उसमें देखा गया, वहां हवाई जहाज से जा रहा था, यही रह गया ना। तो जो बड़े लेखक क्या करें, कहाँ जाएं, क्या लिखेंगे वो लोग। तो इसलिए बड़े लोगों के लिए कुछ ज्यादा उम्मीद इसमें दिखती नहीं है। लेकिन इसके लिए सिर्फ यही, जैसा मैंने पहले भी कहा था और मैं हमेशा कहता हूं, कि अगर आपको फिल्म का कॉलम निकालना है तो फिल्म के गंभीर पक्ष को भी देखना होगा। जैसा आपने अपनी पत्रिका निकाली थी, उसमें आपने जो अलग अलग चीजें थी, जो फिल्म को कला के रूप में देखने की कोशिश की थी आपने, गॉसिप के रूप में, या सिर्फ एक बेचने वाला मटेरियल नहीं था वो। तो जब वो करेंगे तब होगा। अभी आप देखिए ना, आज की पत्रकारिता जो है, जो टेलीविजन पर चली गई है, उसमें भी कभी आपने देखा कि कभी किसी अच्छे कैमरामैन का इंटरव्यू आ रहा हो, उससे पूछा जाए कि अच्छी फोटोग्राफी क्या होती है, संपादन क्या होता है, अच्छा पटकथा कैसे लिखी जाती है, कहानी में और पटकथा में क्या फर्क है, पटकथा, कहानी और संवाद अलग अलग लोग क्यों रखते हैं, कहीं एक साथ भी होते हैं, क्यों होता है। यानी जो गंभीर बातें हैं, जो
पब्लिक जानना चाहती है उसको नहीं, वो कहीं भी नहीं है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो जब तक वो चीजें नहीं की जाएंगी, अखबारों के कॉलमों को पूरी तरह बदला नहीं जाएगा, तब तक ना तो अच्छे लिखने वाले ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, कहाँ से आएंगे वो लोग, आप मैं बताइए। एक सवाल करना चाहता हूँ आप दोनों से बारी बारी से। मैं चाहता हूँ आप दोनों अलग अलग पीढ़ी के अलग अलग समय के पत्रकार हैं, लेखक हैं। मेरा एक सवाल इन दिनों बहुत ही मेरे जहन में उथल पुथल करता रहा। मैं बहुत सारी चीजों को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से देखने का एक आदी हूँ या शौकीन हूँ या जो कह दीजिए। तो जब विनोद तिवारी जी ने आपने फिल्म पत्रकारिता शुरू की हो, जब विनोद अनुपम जी ने आपने फिल्म पत्रकारिता शुरू की, उस वक्त और जैसा कि हम आज देख रहे हैं, पत्रकारिता में राजनीतिक दृष्टिकोण विनोद तिवारी जी के एक समय कैसा था, विनोद अनुपम जी के एक समय कैसा था, जैसा कि आज के समय में दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारे समय में जो जिस समय माधुरी निकली थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक सर्वोपरि था और उस पर किसी भी तरह का ये दबाव नहीं था कि आप यही कवर पे छापें या आप ये इसके बारे में छापें, आप इसको ऐसा करें, कुछ भी नहीं। उस समय ये माना जाता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये माना जाता था कि संपादक सर्वोपरि है और जो जनरल मैनेजर है वो उसकी सहायता करने के लिए है। आपको कैसा कागज चाहिए, आपको कैसी प्रिंटिंग चाहिए, आपको कैसा स्टाफ चाहिए, आपको क्या सुविधाएं चाहिए, वो बताइए वैसा और आप कीजिए पूरी तरह से। तो उसकी जो एक विचारधारा थी वो थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल दबाव आ सके, नहीं होता था ऐसा। टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े से बड़े लोग भी कभी भी किसी भी संपादक से ये नहीं कहते थे कि ये चीज छाप दीजिए या ऐसा छाप दीजिए या हमारे ऊपर ये कोई थोड़ी सी मदद कर दीजिए या मेहरबानी कर दीजिए। इतना कहना तक एक तरह से एक बड़ा डर की बात होती थी कि ये ना हो जाए कहीं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें बताऊं, उन दिनों खुशवंत सिंह जी एडिटर थे, इलस्ट्रेटेड वीकली में आए थे वो नए नए। उन्होंने बम्बई के रेड लाइट एरिया पर एक इशू निकाल दिया। कवर पेज पर रेड लाइट एरिया में खड़ी हुई लेडीज जितनी थी वो छप रही थी। वो छपने को गया तो तहलका मच गया। किसी ने जाकर के जनरल मैनेजर से शिकायत कर दी कि ये इलस्ट्रेटेड वीकली 100 साल की प्रतिष्ठित पत्रिका, ये छप रहा है अब हमारे यहाँ, ये छपेगा। तुरंत उनसे बात की गई संपादक से, खुशवंत जी से। उन्होंने कहा कि देखिए, जो चीज मैं ठीक समझता हूं वही छाप रहा हूं, मैं कोई गंदगी नहीं फैला रहा हूं, मैं उस पर एक निश्चित मेरा दृष्टिकोण है, एक वो है, इसलिए छाप रहा हूं। अगर आपको ठीक लगता है तो मैगजीन को आगे बढ़ाइए, नहीं लगता है तो ये मेरा इस्तीफा, मैं कल से नहीं आऊंगा। ये हिम्मत थी संपादकों में और ये उनका दृष्टिकोण होता था कि जो कुछ छाप रहे हैं वो ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे और कुछ भी चीज करके कर देंगे। तो इसलिए उस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव या किसी तरह की चीज नहीं थी। अब ये बात अलग है कि उसको अगर संपादक को लगे कि इस दृष्टि से जोड़ना चाहिए, ये बात कहनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा था आपसे कि भाई पुलिस पर एक अंक निकालो या उन पर दूसरों पर निकालो, या जैसे रतन खत्री मिल गए थे उनसे बात हुई किसी हद तक, तो वो ठीक है। लेकिन अंडरवर्ल्ड से कोई ये कहे कि रतन खत्री का इंटरव्यू छापो, ऐसा नहीं होता था। वो संभव ही नहीं था, वो टाइम था वो। लेकिन बाद में जब पत्रिकाएं बंद हो गई और जब से डेली पेपरों में चली गई पूरी पत्रकारिता, तब से फिर बात बदल गई और दूसरी तरह की बातें आने लगी। उसमें सब कुछ है। कुछ बताएंगे अपने विचार, अपने संशोधन दृष्टिकोण पे? उनका कनेक्शन फिर चला गया, फिर वो आएंगे। बहरहाल जब आएंगे तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि उन्होंने कैसा महसूस किया। मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि जब क्या बंद हुई या आप अलग हुए, उसके बाद फिर आप टेलीविजन की दुनिया में उन्हीं से जुड़े। हाँ,
पत्रकारिता के अध्यापन से जुड़े। जी। उसके बारे में कुछ बताएं, अगर जुड़ते हैं विनोद अनुपम जी, तो फिर उनसे आगे में सवाल जरूर करके फिर समाप्त। जरूर जरूर जरूर। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, प्रिया अच्छी ने चल रही थी और ये सब बातें हो रही थी, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया उसी में कि गुलशन कुमार जी जिस कमरे में खुद बैठते थे, वो कमरा उन्होंने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा, अब से आपका ऑफिस यहाँ होगा, हम लोग दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं, बड़ा ऑफिस उनका, सब लोग मिलने आते थे, इसको आप अपने हिसाब से बना लीजिए। उसको मैंने देखा तो ड्रॉर में एक सिंदूर की डिबिया, कोने में एक धनुष बाण, दूसरे कोने में एक पंचामृत, तीसरे में एक नींबू, यानी वो एक अजीब ही कमरा था वो। तो खैर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था यहाँ बैठिए और अपना बनाइए इसको, तो मैंने सब चीजें निकाल करके फिकवा दी और खत्म कर दिया, उसको अपने ढंग से बनाया। उसके 3 दिन के अंदर, जिस दिन से मैंने वो कमरे को खत्म किया, उसके 3 दिन के अंदर गुलशन कुमार को ये समझा दिया गया कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, ये मैगजीन आपके हिसाब से नहीं निकल रही है, इसको बंद करो। और इस तरह से वो मैगजीन बंद हो गई। लेकिन एक अच्छा जो पक्ष था टी सीरीज में जाने का, उसमें ये था कि 2 चीजें मुझे और करनी पड़ती थी। उस समय उन्होंने एक और, शायद बहुत कम लोगों को बात ये मालूम होगी, कि प्रिया का एक कैसेट भी निकलने लगा था। उसका मतलब ये था कि हफ्ते भर में जो फिल्म इंडस्ट्री में घटनाएं हुई हैं, शूटिंग हुई है, पार्टी हुई है, कोई और चीजें हुई हैं, किसी का जन्मदिन हुआ है, उन सब के बारे में लिख करके, शूट करके, बना करके एक कैसेट बनाया जाए। उसका नाम भी प्रिया ही था, और वो कैसेट भी खूब बिकने लगा। लेकिन हुआ क्या कि कैसेट की तो कॉपी की जा सकती है ना, प्रिया की तो कॉपी नहीं हो सकती थी रातों रात। कैसेट के, जब किसी ने एक कैसेट खरीदा बेचने वालों ने, और रात भर में उसके 10, 15, 20 कॉपियां बना दी और सवेरे 20 बेच दी, तो उसमें भी घाटा होने लगा, वो चला नहीं। इस वजह से उसे भी बंद किया गया। लेकिन उस सिलसिले में, उसकी वजह से मैंने टेलीविजन का काम, टेलीविजन की शूटिंग कैसे होती है, उसकी एडिटिंग कैसे होती है, उसमें वॉइस ओवर कैसे होता है, उसमें कैसे किया जाता है, वो सब धीरे धीरे मैंने सीख लिया था। तो इसलिए मैं प्रिंट से टेलीविजन में काम मेरा अपने आप ही हो गया, एक तरह से समझिए, उस बात को करते करते। तो जिस समय ये बंद हो गई, खैर उसके बाद, जैसा आप अभी भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, एक शून्य तो था ही, क्या करें वाली बात भी थी, और आर्थिक रूप से भी झटका तो लगता ही था, परिवार था, सब कुछ था, सारी चीजें थी। लेकिन उस टाइम में मैंने जितना हो सका फिल्म की फ्रीलांसिंग से काम करके काम चलाया उस समय। और उसके बाद जब ये सोनी शुरू हुआ, तो मेरे इस अनुभव को देखते हुए ही मुझे वहां बुलाया गया था। जी, विनोद अनुपम जी जुड़ गए हैं, और जो सवाल हमने सामने रखा था राजनीतिक दृष्टिकोण वाली, राजनीतिक दृष्टिकोण की जो बात हमने रखी थी कि विनोद तिवारी जी के समय फिल्म पत्रकारिता में राजनीतिक दृष्टिकोण, और आपके समय जो फिल्म पत्रकारिता हो रही थी, तो आपने अपनी युवा अवस्था में, शुरुआती युवा अवस्था में जो देखा होगा, पढ़ा होगा पत्र पत्रिकाओं में, उस समय का जो मिजाज रहा होगा, और आज जो मिजाज है, सामने है, सबके सामने है, तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज तो बहुत आजाद है लोग लिखने के लिए, सबके पास अपनी अपनी पत्रिकाएं हैं और अखबार है, सोशल मीडिया पर कुछ भी, कभी भी कुछ लिखते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ इस शोर को देखते हुए कि फिल्म पत्रकारिता का बहुत विकास हो गया है। तो विनोद अनुपम जी, आप बताइए अपने अनुभव, अपने विचार। देखिए, मेरी अपनी जो समझ रही है, मेरा अपना जो अनुभव रहा है लंबा फिल्मों पर लिखने का, मुझे लगता है कि लगभग 2000 के आसपास, 1999, 98, 2000 के आसपास मैंने 1998 में मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया था ने जाकर के। अब 2000 से मैंने फिल्मों पर लिखना शुरू किया। 2002 में नेशनल अवार्ड मिला। लिखना लगभग फिल्मों पर लिखने के 2 साल के बाद ही, तुरंत। तो अब
से मैं लगातार लिख रहा हूँ फिल्मों पर, और मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि आपकी राजनीतिक समझ यदि आपके लेखन को परेशान नहीं करती है, लेखन को खराब नहीं कर रही है, तो कोई भी संपादक आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, आप मेरे विचारों से परिचित हैं, मंगलेश डबराल हो, विष्णु खरे जी हो, मृणाल पांडे जी हो, तमाम लेखकों ने मेरे नियमित कॉलम निकाले। विष्णु खरे जी जब शुक्रवार निकाल रहे थे तो उसमें लगातार हम लिख रहे थे। परितोष चक्रवर्ती जब लोकायत निकाल रहे थे तो फिल्म का कॉलम ही मेरे नाम था। मंगलेश डबराल पब्लिक एजेंडा निकाल रहे थे तो शायद ही कोई, जब भी कोई अंक स्पेशल डिजाइन करते थे तो विनोद जी एक लिखना है लेख। तो मुझे लगता है, और वो कभी नहीं ये कहते थे विनोद जी आपके लेख को इस नजरिए से आना चाहिए, आपकी एक ईमानदार समझ हो, लेकिन वो सिनेमा की समझ को बर्बाद ना करती। मुश्किल ये तब होता है जब आपकी समझ सिनेमा को परेशान करती, सिनेमा को टॉर्ट करती। मुझे तकलीफ तब होती है। आप अपनी समझ रखें, वो सिनेमा को गलत तरीके से प्रेजेंट करने पर मुश्किल होती है। आज के समय में या मुझे लगता है कि पहले भी जो एक विचारधारा वाली समझ थी, एक लेखकों की एक पूरी की पूरी जमात थी जो तय विचारधारा के साथ वो लिखने के लिए आते थे कि मुझे किसी फिल्म के बारे में लिखना है तो ऐसा ही लिखना है। अब उनको अमर अकबर एंथोनी भी महान फिल्म आज दिखती है, जिस फिल्म को हम लोगों ने अपने समय में लगभग रिजेक्ट कर दिया था। विनोद तिवारी जी को पता होगा कि किस तरीके से मनमोहन देसाई की फिल्मों को जैसे हम लोग एक मार्क देते थे, ये मनमोहन देसाई की फिल्म। आज के समय में मनमोहन देसाई की फिल्म क्लासिक के रूप में देखी जा, मुझे हंसी आती है कि क्लासिक के रूप में देखी जा रही है। ये सिर्फ विचारधारा का मतलब है और कुछ नहीं। हम उसमें अपने मतलब की चीजें उसको नोच ले रहे हैं, है नहीं उसमें, हम नोच लेते हैं उसमें। तो ये मुश्किलें हो रही हैं और मुझे लगता है कि फिल्म पत्रकारिता इसमें ट्रैप हो गई है। फिल्म पत्रकारिता को ट्रैप होने से बचना चाहिए उसे, और उसका कारण यह है कि फिल्म पत्रकारिता के नाम पर आज जो लोग हैं उनको फिल्म के बारे में रुचि नहीं है, उनको ड्यूटी मिली है कि आप फिल्मों पर लिखो। कल उनको मिलेगा कि आप खेती पर लिखो तो वो खेती पर लिखने लगेंगे। फिल्मों पर जो इंटरेस्ट लेकर के आते हैं लोग, या उनका जो इंटरेक्शन होता है, संजीव श्रीवास्तव का जो फिल्मों को लेकर के जिजीप्सा है, वो जिजीप्सा लेकर के आज लोग नहीं आ रहे हैं, आज का ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं। तो उनके वो उसी तरीके से लिख रहे हैं कि ठीक है कॉलम पूरा करना है, पेज भरना है, कहते हैं अखबार का पेट बड़ा होता है, भर देना है तो भर देते हैं। उसमें फिल्मों का, फिल्म पत्रकारिता का नुकसान हो रहा है, जो कि हमारा इंटरेक्शन दर्शकों के साथ, पाठकों के साथ कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना है, और बहुत ही मैं इसको इत्तेफाक भी रखता हूँ, ये वाजिब बात भी है। जो हम फिल्मों पर लिख रहे हैं, किसी फिल्म पर लिख रहे हैं या किसी भी फिल्म के विषय पर हम अगर लिख रहे हैं, तो उस विषय के तहत, उस विषय की परिधि के भीतर उसकी हम समीक्षा करें, और जो वाजिब समीक्षा है उसके साथ न्याय वही व्यक्ति कर सकता है तो एक संपादक भी उसी सूझबूझ का है, जो उस चीज को, उस गरिमा को, उस पवित्रता को उतनी खूबी के साथ समझता है। जैसा कि आपने मंगलेश जी का नाम बताया या विष्णु खरे जी का नाम बताया, बहुत ही प्रखर विचारधारा वाले लोग रहे हैं पत्रकारिता की दुनिया में, और उन्होंने भी जो भी सामग्रियां प्रकाशित की है वह उसी सोच के तहत की है कि अगर सिनेमा की बात हो रही है तो सिनेमा की मुकम्मल बात हो रही है, उसमें कुछ बात नहीं हो रही है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं आप सबसे, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि बातचीत को समाप्त करूं क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा हो रहा है वक्त। कि विनोद तिवारी जी से मैं एक पूछना चाह रहा था, वो बातचीत हो नहीं पाई, कि आजकल आप नई फिल्में देख पाते हैं, देखते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं देख पाता, क्योंकि थिएटर में 3 घंटे बैठ पाना मुश्किल होता है। इसलिए भी होता है, जैसा अभी अनुपम जी कह रहे थे, फिल्म ही नहीं समझ में आती।
अमर अकबर एंथनी की बात उन्होंने की कि आज वो आज के युवा के लिए या आज के लोगों के लिए सचमुच बड़ी बात हो सकती है, लेकिन कभी भी छापने वाले लोगों ने जिसकी जैसे आप बात कर रहे थे या विनोद जी कह रहे थे समीक्षा करने के लिए, या फिल्म पत्रकार के तौर पर जिसको लिया जाता है अखबार में या कॉलम दिया जाता है, उससे ये अपेक्षा कभी भी नहीं की गई कि उसको फिल्मों के बारे में कोई ज्ञान हो। आमतौर पर पहले तो मैंने जिन दिनों में ट्रेनिंग में था तब की बात बताता हूँ आपको, एक दिन मुझको सिनेमा के 2 टिकट दिए गए कि आप ये फिल्म देखिए आइए और इसकी समीक्षा कर दीजिए। तब मुझे ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 3 या 4 महीने हुए थे। तब मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है ज़्यादा इसके बारे में, अब कैसे करेंगे और इतनी बड़ी फिल्म की समीक्षा जैसा काम। उन्होंने कहा इससे कुछ मतलब नहीं है, आप देखिए जैसी लगे लिख दीजिए। और उसमें जो अब क्या होता है जब ऐसा नया लड़का नई लड़की आती है और उसको इतना बड़ा काम दे दिया जाता है, तो उसको लगता है हाँ कुछ तो योग्यता है मुझ में जो मुझे ये काम सौंपा गया, और वो फिर फिल्म की धज्जी उड़ा देते हैं कुछ भी। और मैंने बार बार कहा है कि कंट्राडिक्शन होता है, फिल्म का डायरेक्शन बहुत पुअर है ये लिखते हैं वो, और आखिर में ये भी लिखते हैं कि कुल मिला के फिल्म देखने योग्य है। तो ये जो बात है ये क्यों हो रही है? क्योंकि संपादक ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये भी एक गंभीर विषय है सिनेमा भी, और इस पर जिसको लिखना है उसको कुछ तो पता हो। विनोद जी कह रहे हैं इन्होंने जाके कोर्स किया था पूना में, कितने लोग भेजते हैं उस कोर्स के लिए, कितने लोगों को भेजा जाता है अखबारों से? कोई नहीं, जरूरी नहीं समझता, कुछ भी नहीं। तो इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये जो गड़बड़ें हो रही हैं और जो भी सारी चीजें हो रही हैं, जैसा आपने बहुत ठीक कहा, पूरा पेज है उसे किसी भी तरह भर दो, यही आज की पत्रकारिता है और इसको ठीक करने की जरूरत है। आखिरी सवाल विनोद अनुपम जी से, कि फिल्म पत्रकारिता का भविष्य क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? तो नई पौध आपके सामने है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें ना ये हमारे बस का है, ना विनोद तिवारी जी के बस का है, ना ये आपके बस का है। हम लोग कुछ करने की स्थिति में है नहीं हम लोग। लेकिन जहां तक फिल्म पत्रकारिता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि फिल्म पत्रकारिता का जो दौर हम अपने मन में रखे हुए हैं वो दौर लौटने वाला है। वो दौर ये तो नहीं। अब जिस तरीके से फिल्म पत्रकारिता को पेपराइजी डोमिनेट कर रहे हैं और उन्हीं की फिल्म पत्रकारिता चल रही है। अब है कि अब पहले हम लोग, आप सोशल मीडिया पर गौर करें, पहले ट्विटर, फेसबुक था, ट्विटर आया, उसके बाद अब इंस्टाग्राम आ गया। मतलब है कि अब शब्दों की संख्या जो है वो गायब होती चली गई। अब सोशल मीडिया पर भी शब्द नहीं दिखते हैं। फेसबुक पर आपको पांच पंक्ति लिखनी होती है किसी विषय पर, इंस्टाग्राम पर वो नहीं लिखना, सिर्फ तस्वीर डाल देनी है, हो गया। तो ये जो मामला है इसमें फिल्म पत्रकारिता जैसी चीज मुझे नहीं लगता कि बचती है। बचेगी क्या? वो बचेगी समीक्षा, जिसको फिल्म पत्रकारिता हमेशा ओवरलैप करते रही है। ये अभी अमिताभ, चूंकि उसकी सराहना, जो उस दिक्कत है कि फिल्म पत्रकारिता जो है वो, चूंकि जैसे अमिताभ बच्चन आते हैं कौन बनेगा करोड़पति पर, वो बात करते हैं, पटना में मेरे एक मित्र हैं सुभाष के झा, ये एक बड़ी बात हो जाती है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं पत्रकार को। तो ये जो है कि आप किसी, तो पत्रकारों के साथ तो वो अपना संबंध को बचाए रखते हैं, लेकिन इसमें ओवरलैप हो जाता है जो बेचारे समीक्षक हैं, जो फिल्म क्रिटिक हैं, क्योंकि उनको पत्रकारों से मिलना तो है नहीं, उनको सिनेमा, अपने टिकट कटा करके सिनेमा देखना है, सिनेमा देख करके सिनेमा के बारे में लिख देना है। अब उसको ना रणवीर सिंह पहचानना है, रणवीर कपूर पहचान रहा है। मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक फिल्म पत्रकारिता की जरूरत महसूस नहीं होगी। और इसके लिए आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये
जैसे इंडस्ट्री में अभी इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, अब फिल्म फेयर से लेकर के स्क्रीन वगैरह 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 तमाम अवार्ड। लेखकों के लिए सिर्फ एक अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड। अरे भैया, इंडस्ट्री आपके बारे में लोग लिख रहे हैं, आप तो दो, आप तो रिकॉग्नाइज करो कि हमारे लिए जो 365 दिन काम कर रहा है, आप उसको पहचान ही नहीं रहे हो। तो इंडस्ट्री जब तक नहीं पहचानेगी अपने लोगों को, तब तक ये संकट मुझे लगता नहीं है कि ये कम होने वाला है। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो कि मुझे जो मेरी समझ में वो बात आती है, वो ये कि सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं या जो छोटी-छोटी सूचनाएँ आ रही हैं, वो संभवतः उसकी कमी पूरा कर रही है, जो कि पिछले दौर की पत्रिकाओं में जो गॉसिप का ये हिस्सा हुआ करता था, उस गॉसिप का वो स्थान भर रहे हैं। लेकिन आज ही के दौर में सिनेमा पर किताबें खूब प्रकाशित हो रही हैं। कई सारे ऐसे लेखक हैं, समीक्षक हैं, जिनकी किताबें खूब आ रही हैं। विश्वविद्यालयों में सिनेमा का अध्ययन हो रहा है, वहाँ सिनेमा पर शोध हो रहा है। एक तरफ से अगर हम निराश हैं, तो दूसरी तरफ से हमें एक नया आशावाद भी दिख रहा है। सिनेमा किताबें खूब आ रही है, हर प्रकाशक सिनेमा पर किताब छापने के लिए तैयार है और सोचते हैं कि हाँ, अच्छी किताब मिले मुझे। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट है। मैं आखिरी नोट विनोद तिवारी से लेकर के समाप्त करना चाहूँगा इस बारे में। देखिए, क्यों ये सिनेमा की किताबें इतनी बिक रही हैं और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सीधी बात ये है कि जो बड़ा दर्शक वर्ग है ना, इतना बड़ा, वो सिनेमा के स्वस्थ पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। उसको गॉसिप से कोई बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, वो तो गॉसिप तो आज आई और कल निकल जाती है। लेकिन और जो उसके पक्ष हैं, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि समीक्षा जैसी बात है। समीक्षा को सीखना चाहते हैं लोग, उसको देखना चाहते हैं, या फ़िल्म देखने का जो एक नज़रिया होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि लोग फ़िल्म देखी, कहानी का एंड किया हुआ और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। अभी उन्हें हर एक फ्रेम, हर एक चीज़ के बारे में सोचना होता है, ये अच्छा ऐसा क्यों किया? डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों हो रहा है? उसको जानना चाहते हैं वो लोग। हमारी गलती क्या है? हमारे यहाँ जो आज के ज़माने की पत्रकारिता की गलती ये है कि वो पत्रकार ही नहीं रहे जो ऐसा समझा सकें उनको। एक कमी पत्रकारों की तरफ से भी तो है ना। उनमें विदेशों में क्या होता है, किसी आदमी को फ़िल्म पत्रकार कब बनाते हैं? जब उसकी 30 साल की सर्विस हो जाती है। क्योंकि इतना बड़ा माध्यम है सिर्फ फ़िल्म, उसमें संगीत भी है, उसमें नाटक भी है, उसमें लेखन भी है, उसमें नृत्य भी है। जब सब विधाओं की आपको कुछ न कुछ जानकारी होगी, तभी आप उसकी समीक्षा कर सकेंगे ना, तभी उसके बारे में लिख सकेंगे। तो वो तो कोई कराता नहीं, वो कोई बताता नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। इसलिए ये हो रहा है कि जो दर्शक की भूख है जानने की, वो किताबों से पूरी हो रही है। और उन लोगों से जो उसको गंभीरता से लेके कर रहे हैं। मैं एक छोटा-सा, अगर आपका टाइम बहुत लंबा न जा रहा हो तो मैं बताता हूँ हाँ, आपको। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुना सकते हैं सर। एक हमारे यहाँ जब माधुरी में हमारे एक लेखक थे, इसाक मुजावर, उन्होंने मुझसे एक बार ये कहा कि मैं अशोक कुमार का एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अशोक कुमार आमतौर पर इंटरव्यू करने नहीं राज़ी होते थे जल्दी से। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भई वो आएँगे हमारी तरफ से। तो अशोक कुमार ने कहा नहीं, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत चीज़ें दी, मुझे अच्छा नहीं लगता, बेकार वही बातें, सब लोग एक सी बात पूछते हैं, ऐसा होता है, मैं झल्ला जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं, आप एक बार उनसे बात की कीजिए, जानकार आदमी हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, तो अच्छा भेजो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बाहर निकाल दूँगा। तो इसाक ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ। थोड़ी-सी बात हुई, उसके बाद इशाक ने उनसे कहा कि एक फलाँ फ़िल्म थी, उसमें आपने एक बहुत छोटा-सा रोल किया था, क्यों? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं किया था। तो उन्होंने किया था, तो आपने किया तो था। उन्होंने कहा नहीं, नहीं किया था मैंने। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा है। वो कहेंगे मैंने किया, मेरी फ़िल्म और मुझे याद नहीं है और तुम्हें याद है, ऐसा होता है क्या?
और मैंने पहले ही तिवारी जी से कहा था कि किसी को भी मत भेज देना, मुझे नहीं करना इंटरव्यू आगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जाता हूँ मैं, सिर्फ आपको जरा एक बार उस फिल्म की कहानी सुना देता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद उन्होंने बताया फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, आपने ये डायलॉग बोला था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, फिल्म ऐसा कहना चाह रही थी और आपके इस डायलॉग का उसमें बड़ा स्वागत किया गया था। अचानक उनको याद आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, याद आ गया मुझे, वेरी सॉरी, मैंने गलती से आपसे कहा कि ये नहीं आता था मुझे। तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटे इसाक से बात की, दुनिया भर की। तो मतलब ये है कि आप में भी तो ये गुण होना चाहिए ना कि कोई जो फिल्मकार है या जो फिल्म वाले हैं वो आपसे बात करना चाहें, आपसे जानना चाहें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ये सब जानना चाह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है। लेकिन वो स्टडी है नहीं ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जैसा विनोद जी ने पहले कहा कि किसी को भी बता देते हैं कि जा भाई तू देख क्या फिल्म। तो इस तरह के लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग होंगे तो उनका स्वागत फिल्मकार जो हैं वो भी करेंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, विनोद तिवारी जी और विनोद अनुपम जी। हम लोग फिर कभी किसी मौके पर, किसी विषय पर साथ जुटेंगे, बातचीत करेंगे। और ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जो 3 सीरीज है, माधुरी और फिल्म पत्रकारिता, इसे देखना चाहिए और इस बातचीत को भी देखना चाहिए, जिसमें कि ये मुझे लगता है कि निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि फिल्म पत्रकारिता कैसे और गंभीर हो सकती है, सार्थक हो सकती है, उस पर अगर हम गंभीरता से ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी, विनोद अनुपम जी। नमस्कार। जी, आप